नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत प्रसिद्ध लेखिका रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक। ये कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो परिवार विस्थापित होकर पाकिस्तान से भारत आ गए और जो भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ है। जरूरत पड़ने पर वे एक दूसरे देश की यात्रा करते हैं, लेकिन जो जहां जन्मा पला बढ़ा वह अपनी उस मातृभूमि का मोह उसका समाप्त नहीं होता। वह चाहे आज भारत में रह रहा हो, लेकिन उसका वतन उसे लाहौर या पाकिस्तान लगता है जहां का वह रहने वाला है। ऐसे ही पात्रों की ये कहानी है। इसमें एक सिख बीवी है ना। वो सिख बीबी है, उसके घर जब सफिया जाती है, सफिया नाम की एक मुस्लिम लड़की या मुस्लिम बहू, तो वो जो सिख बीबी है उनको देखकर सफिया हैरान रह जाती है किस कदर वो उसकी माँ से मिलती थी। यानी सफिया की माँ सिख बीबी से कैसे मिलती थी, वो दिन याद करती है। वह भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी, है ना। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। ये सारी विशेषताएं सफिया को सिख बीवी में दिखती है। सिख बीवी के घर कीर्तन का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में सफिया भी वहां पर जाती है और सिख बीवी की जो बहू है उसके साथ इसकी पहचान है, वहां ये कार्यक्रम में गई हुई है। देखिए, जब फिर आगे की कहानी हम बताते हैं कि जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, तो उनको भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। सिख बीवी ने घर की बहू से सफिया के बारे में पूछा, तो उनको बताया कि ये मुस्लिम है, मुसलमान है और कल सवेरे ये लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिनको उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर के सफिया के पास सिख बीबी आ बैठती है, उसे बताने लगती है कि लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहां के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, लाहौर की विशेषताएं बताने, क्योंकि जो जहां का रहने वाला होता है ना, वहां की विशेषताएं जरूर बताता है। वहां का खाना कैसा है, वहां के कपड़ों के लोग कैसे, लोग शौकीन है, सैर सपाटा कैसे करते हैं, कैसे जिंदादिल लोग हैं। हर व्यक्ति को जो जहां का रहने वाला है वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर और वहां के रीति रिवाज और वहां की जो समाज है उससे बेहद लगाव होता है। सिख बीबी भी लाहौर में जन्मी पली बड़ी थी, लेकिन बाद में लखनऊ उनको रहना पड़ा विस्थापित होने के बाद। तो वो लाहौर को आज भी नहीं भूली और सफिया से वो बात कर रही है, क्योंकि सफिया लाहौर जाने वाली है। उनके घर कीर्तन होता रहा, धीरे धीरे बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आप तो यहाँ आए, आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, लेकिन लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, बड़े प्यार से वो कहती है। फिर पलकों के कुछ सितारे टूट कर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। मतलब यह है कि उनकी पलकों से लाहौर की याद करके आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये होती है मोहब्बत अपनी मातृभूमि की। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती है, साडा लाहौर, कितना प्यारा लाहौर, मेरा लाहौर। और वो लाहौर के भावनाओं में गुम हो जाती है। 11 बजे करीब कीर्तन समाप्त होता है। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में उसको दुआएं देते हुए रुखसत यानी विदा होने लगी, तब सफिया ने धीरे से पूछा, अब लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। ऐसा सफिया ने उस सिख बीवी से पूछा जो लाहौर की मूलतः रहने वाली थी। तो वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, थोड़ा हिचकिचाकर बड़े धीरे से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। देखो, मंगवाया भी तो क्या, लाहौरी नमक, वो भी थोड़ा सा। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला।
जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां उनका बस नहीं चलता था। 15 दिन रही सफिया पाकिस्तान में, लाहौर में अपने भाइयों के यहाँ, लेकिन उस बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए वो लोग क्या कुछ नहीं करते। दोस्त अजीज उन सब की हालत जो है, कोई क्या लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, इस प्रकार सब सफिया की खातिरदारी करते हैं। देखिए क्या आगे कितना संवेदनशील वर्णन है, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्या ले जाएं। बहुत सारे लोगों ने सफिया को गिफ्ट दी जब पाकिस्तान गई तो। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज में उसने सिख बीवी के लिए एक पुड़िया में सेर भर लाहौरी नमक रखा था। सेर यानी अराउंड 1 kg, है ना, एक लगभग 1 किलो नमक। सफिया का भाई वहां बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। उसने सोचा कि वो उसे ठीक राय दे सकेगा, इसलिए धीरे से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेगी? उसने थोड़ा टोन मारा कि आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। तो वो झुंझला गई, मैं हिस्से वखरे की बात नहीं कर रही हूं, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। अरे, माँ ने मंगवाया, ये सुनकर भाई को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि माँ तो आजादी के बंटवारे के पहले से ही मर चुकी थी। जरा नरमी से वो समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है, वो बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के और जता के ले जाऊंगी। तब भाई बोला, अरे भाई, ये तो आप बहुत ही गलत बात करेगी, कानून। वो बोलती इससे पहले बोला, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते, कोई मशीन तो नहीं होते। यहाँ कह रही कि कैसी बात करते हो, क्या कानून केवल हुकूमत ही जानती है? अरे मोहब्बत भी तो होती है, लोगों में दया भी तो होती है, आदमियत भी तो होती है, इंसानियत होती, क्या इसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं? हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। क्योंकि उसके भाई को मालूम था कि वो एक लेखिका है और वो जो है साहित्यकार है, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है पुलिस वालों को। उसने बताया तो, अरे बाबा, तो मैं कब कह रहा हूं कि वो ड्यूटी ना करे, एक तोहफा है, वो भी चंद पैसों का, शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, कोई स्मगलिंग की चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का मॉल नहीं है। अब कौन बहस करे आपसे, आप अदीब ठहरी। अदीब का मतलब होता है साहित्यकार। भाई बोलता है कि आपसे कौन बहस करे, आप तो साहित्यकार हो, और सारे साहित्यकारों का, शायरों का दिमाग थोड़ा ऐसे ही घुमा हुआ रहता है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, बदनामी मुफ्त में हमारी भी हो जाएगी, आखिर आप कस्टम वालों कितना जानती है। तो गुस्से से गुस्सा आ गई हो गया, सफिया ने बोला गुस्से में कि कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया थोड़ी बेहतर ही हो जाती भैया। इस तरह से सफिया जवाब देती है, और उसके बाद में सफिया जो है अपने कमरे में चली जाती है, कमरा बंद करके, और वो अपना सामान जो है देखने करने लगती है और जमाने लगती है, क्योंकि उसे सुबह वापस अमृतसर के लिए निकलना है, वहां से फिर वो लखनऊ आएगी, उससे वापस भारत जाना है। तो सोच रही है कि क्या करे क्या नहीं करे। शाम का समय है, मारे गुस्से के उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। भाई से बहस हो गई, उसका भाई सिर हिलाकर चुपचाप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन में उसको रवाना होना था, इसलिए सुबह के लिए उसका कार्यक्रम बड़ा व्यस्त बन चुका था। उसने सारी पैकिंग रात को ही करनी पड़ी, करना थी उसको। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, सामान बांधने लगी, इधर उधर फैली हुई चीजों को समेटा, और उसने अपना सारा कंप्लीट किया। लास्ट में उसको जो एक दोस्त को तोहफा देना था, है ना, कुछ दोस्तों ने उसको जो तोहफा दिया उसमें क्या था, संतरे और माल्टे को मिला के जो बनता है फल, उसे कीनू कहते हैं, है ना। तो वो उसको दिए, कीनू की एक टोकरी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा ठंडा हो गया था, भावना का स्थान बुद्धि ने धीरे धीरे
ले लिया था। मतलब उसने जो लड़ाई की अपने भाई से, इमोशनल हो गई थी उस समय, लेकिन अब वो सोच रही कि आखिर करें क्या, मामला है नमक ले जाने का। और नमक तो उस समय आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुए तो नमक पे जो है, एक दूसरे के देश में नमक पे जो है बंदिश लगा दी गई थी, अपराध माना जाता था नमक का व्यापार। तो नमक का व्यापार ही नहीं, नमक को ले जाना, नमक की पुड़िया ले तो जानी है, लेकिन कैसे, अब वो बुद्धि से दिमाग से सोचने लगी कि अगर इसे हाथ में ले लूं, कस्टम वालों के सामने सबसे पहले यही बता दे और कस्टम वालों ने नहीं जाने दिया तो मजबूरी है छोड़ दूंगी। लेकिन फिर उसे अपना सिख बीबी से किया हुआ वादा याद आया कि फिर वादे का क्या होगा, हम अपने आप को सैयद कहते हैं जो वादे के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, और अब तो जान देकर भी ये वादा पूरा करना होगा। फिर वो सोचती कीनुओं के ढेर में उसको नीचे ही नीचे रख ले, और उसने देखा, याद किया कि उधर से कि इधर से कीनू ले जाते हैं लोग, उधर से केले लाते हैं, कोई देखता नहीं है कीनू को और इनको, इसलिए इसके अंदर अगर छुपा दूंगी नमक की पुड़िया तो चली जाएगी। ऐसे वो अपना दिमाग चला रही है और सोच रही है। पहले उसने सारे कीनू को कालीन पे रख दिया, फिर नीचे नमक की पुड़िया रख के कीनू उस पे जमा दिए, और धीरे धीरे वो कहानियों को याद करती रही। उसकी माँ सुनाती थी कि एक शहजादा अपनी जांग को चीर कर उसमें हीरा छुपा लेता था और सबके सामने से गुजर जाता था। इसने सोचा मैं भी ऐसे ही कीनू की टोकरी में नमक डाल करके ले जाऊंगी। और इस प्रकार से वो बहुत विचार करती है। रात को करीब 1:30 बज गए थे। उसने अपने जो पुड़िया को अब वहां पे रखा कीनू के अंदर और जमा करके फिर सो गई। बाद में ठंडी ठंडी हवा में जो है खिड़की की जाली से उसे नींद आ गई। खिड़की के करीब एक चंपा का पेड़ लगा था। कभी किसी तरफ से दबी हुई खांसी, आहट और कुत्ते भौंकने की आवाज आती थी, चौकीदार की सीटी, और फिर सन्नाटा हो जाता था। यह पाकिस्तान था और यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, उसको खूब चाहते थे, है ना। और उसके भतीजे भतीजियां थे, बड़ा पूछते कभी कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है, जहां हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, जिसको कस्टम कहते थे। और वो नोकदार छड़ों का जो जंगला है उससे उस पार गए तो उस पार पाकिस्तान, इस पार हिंदुस्तान, इस तरह का था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल पहले तो वो आ ही नहीं सकती थी, ये हो भी सकता था आप कभी ना आ सके। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, उसको नींद आ गई। और फिर उसने सपनों में इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला और ये सारी चीजें सपनों में उसे देखी। और अचानक उसे कोई 2 बेजान परछाइयां दिखाई दी, तो उससे पूछ रही है, कह रही है कि तुम कल चली जाओगी। उसने बोला हाँ। बोले अब कब आओगी, मालूम नहीं, शायद अगले साल ही आ भी नहीं पाऊं कभी भी। उसकी अचानक आंख खुल गई इसी बात के साथ में, और मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से उसने एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। एक्चुअल में हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब टोकरी पे जा पड़ा था और उसकी नींद उड़ गई थी, है ना। और एक बार उसके दोस्त ने कहा था कि ये जो कीनू है ये रसीले, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। 2 बजे के करीब दूसरे दिन वह अब रेलवे स्टेशन आ गई, फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी। वहां उसको दिल्ली तक के किराए का टिकट उसके भाई ने उसको दे ही दिया था। अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए और कीनों की टोकरी पर उसको निगाह जमाए। उसको मालूम था कि इसमें उसने नमक की पुड़िया छुपा रखी है और वो सिर्फ वही जानती है और कोई दूसरा जानता नहीं है। फिर वो विचार करती है कि क्या किया जाए। उसका सामान जब कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसको एक झिरझिरी सी आई, यानी एकदम अचानक उसको मन में हलचल हुई और एकदम उसने फैसला किया कि ये जो नमक की पुड़िया है ये किसी से प्रॉमिस किया हुआ किसी की मोहब्बत का तोहफा है, चोरी से तो नहीं जाएगा और कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने इस प्रकार से विचार किया थोड़ी देर, और उसने अपनी पुड़िया निकाली, हैंडबैग में रखी और कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी। जब सारी मेजें खाली हो गई थी तब वहां पे एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म था, खिचड़ी बाल थे, आंखों पर चश्मा लगा था और वो कस्टम अफसर की वर्दी थे। उसने उससे पूछा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा।
उन्होंने बड़े गौर से देखा कि फरमाइए। जब उसे लगा कि इनसे बात कही जा सकती है तो हिम्मत करके उसने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने जवाब दिया, भाई मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती है, अपने अजीजों से यानी खास रिश्तेदार से मिलने आई होगी। उसने बताया, हाँ मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं, आपको तो शायद इधर आए पता नहीं कितना साल हो गया, ऐसा वो पूछना चाहती थी। तब उन्होंने बोला कि जब पाकिस्तान बना था तभी हम आ गए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। देखिए, कस्टम ऑफिसर भी दिल्ली को अपना वतन समझकर याद कर रहा है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और उसने सारी कहानी उसको बता दी। और पुड़िया को धीरे धीरे कस्टम ऑफिसर ने सरकाना शुरू किया, फिर दोनों हाथों से उठाया, सफिया के बैग में रखते हुए बोले कि बहन, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में कई बार आता है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मतलब मोहब्बत का प्रभाव कानून पर इतना पड़ता है कि कानून सोच ही नहीं पाता, विचार ही नहीं कर पाता, जब तक वो आश्चर्य में हैरान देखता रह जाता है और मोहब्बत अपना काम कर जाती है। जब वो चलने लगी तो वो खड़े हो गए और कहने लगे कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। उन खातून को, उसने ये जो नमक की पुड़िया देते वक्त उनसे मेरे से कहिएगा, यानी सिख बीबी को कहना, जब उनको ये नमक तुम ले जाओगी, जब वादा के कारण देने के लिए, तब उन्होंने बताया कि उनसे बोलना कि लाहौर अभी तक अगर आपका वतन है तो दिल्ली मेरा वतन है, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। देखिए, कस्टम ऑफिसर के इस वाक्य में एक उम्मीद है कि हो सकता है किसी दिन भारत और पाकिस्तान में इतनी एकता हो जाए कि सब लोग एक दूसरे को, भाई ये लाहौर वाला दिल्ली, दिल्ली वाला लाहौर आने जाने लगे और देश में एकता स्थापित हो जाए। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई। वो वहीं खड़े रहे प्लेटफॉर्म, उसके बहुत से दोस्त और रिश्तेदार थे प्लेटफॉर्म पर। सब उसको हसरत भरी नजरों से देख रहे थे कि आंखों में आंसू थे, ठंडी सांस और बिछे हुए होठ थे। इस प्रकार विदाई हो रही थी। पाकिस्तान पुलिस अटारी में उतर गई, गाड़ी चल रही थी, अटारी आ गई थी। वहां पर हिंदुस्तान की पुलिस सवार होती है अटारी स्टेशन पर, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर। कुछ समझ में ही नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और कब अमृतसर शहर शुरू हो गया। अब ये है कि आगे एक इसमें बताया गया है कि जमीन तो एक ही थी, भाषा उनकी एक थी, सब लोगों की सूरत एक जैसी थी, सबका हर चीज एक जैसी थी, लेकिन दोनों तरफ उनकी बंदूकें जो है भरी हुई थी दुश्मनी में, दुश्मनी के भाव थे। लेकिन इंसान एक जैसे थे, भाषा एक जैसी थी, कपड़े एक जैसे थे, बोली एक जैसी थी, लेकिन दोनों के बीच में जो दीवार है वो एक भारत और पाकिस्तान की, वो ऐसे पता चल रहा था कि दोनों के हाथों में बंदूक थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच कर रहे थे, उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे, सफिया के डिब्बे के सामने। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका, तब उस नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर सफिया खुद बढ़ी। देखिए, वहां भी सफिया ने आगे रह कर के पाकिस्तान में भी कस्टम ऑफिसर को नमक दिखाया, क्योंकि वह चोरी छुपा के नहीं ले जाना चाहती थी। और यहाँ पर भी जो अपनी शक्ल से कस्टम ऑफिसर बंगाली लगते थे, उनको जाके बोल दिया उसने कि देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए बता दिया, उसने सारी कहानी बता दी। कस्टम ऑफिसर एक आदमी को बोले कि तुम इनके सामान का ध्यान रखो, और सफिया को बुलाकर ले गए कि चले आइए। और वो जिस कक्ष में ले गए वो उनका कक्ष था। सफिया घबराई, उन्होंने कुछ इशारा किया एक आदमी की तरफ, एक्चुअल में उसने चाय लाने के लिए कहा, लेकिन सफिया को लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर जब वो आई, चाय पिलाने लगे, खातिरदारी उसकी की, और उन्होंने फिर अपने बाएं तरफ एक ड्राज था, वहां से एक बुक निकाली जिसमें नजरुल इस्लाम, जो बहुत अच्छे शायर थे बंगाल के, उनकी तस्वीर थी। और वो उनका शीर्षक टाइटल लिखा हुआ था, अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। यानी ये कस्टम ऑफिसर का नाम था सुनील दास गुप्त, जिनको वो किताब शमसुल इस्लाम ने भेंट की थी।
अब मतलब क्या है कहने का कि ये है भारत में, लेकिन याद अपने वतन ढाका को कर रहा है। तो जब डिवीजन हुआ तभी आए, हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था। नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 साल पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी और हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई, लेकिन वतन आते जाते थे। सफिया ने हैरान होकर पूछा, वतन? तो उसने कहा ना कि भाई मेरा वतन ढाका है। सफिया ऐसा क्यों पूछा कि वतन? क्योंकि भाई उसका वतन तो भारत है और भारत में नौकरी कर रहा है, भारत में रह रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जमीन को, मातृभूमि को भूल नहीं पाया। उसे ढाका को ही वो अपना वतन मानता है, जैसे लाहौर को सिख भी अपना वतन मानती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसको जब पूछा तो उसने थोड़ा जरा बुरा मान के कहा। फिर कहा, हाँ ठीक है ठीक है, सफिया बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ बढ़ाई, खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर फिर बोला कि वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है और नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाव की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। ये सेंटेंस भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसने किससे कहा और इसका क्या तात्पर्य है। तो ये सुनील दास गुप्त कस्टम ऑफिसर सफिया से कह रहे हैं अटारी स्टेशन पर। और उठते वक्त उन्होंने खुद पुड़िया सफिया के बैग में रखी, खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास कस्टम ऑफिसर सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है, जो कस्टम के इस तरफ है या जो कस्टम के उस तरफ है। दोस्तों, यहाँ ये कहानी समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी में ये समस्या उठाई गई है, ये बताया गया है कि चाहे राजनीति की वजह से देश के दो टुकड़े कर दिए जाए, भूगोल की सीमाएं अलग अलग हो जाए, लेकिन लोगों के मन में अपना वतन बसता है। लोगों के मन में आप रेखाएं नहीं खींच सकते, लोगों के मन के मानचित्र को आप नहीं बदल सके। जो जिस जगह का रहने वाला होता है, अगर वो विस्थापित भी होकर कहीं चला जाता है, तो वह जिस वतन का होता है उसे कभी भूलता नहीं है और उसे अपने वतन से उतनी मोहब्बत होती है, उतना ही प्रेम होता है। इससे पता चलता है कि वे लोग जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आज भारत में रह रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में पाकिस्तान में जहां से आए उस स्थान को अपना वतन मानते हुए याद करते हैं। और वे लोग जो हिंदुस्तान से विस्थापित होकर पाकिस्तान चले गए हैं, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो अपने इस भारत के उस जगह को, उस शहर को, वहां की विशेषताओं को आज भी प्यार करते होंगे और आज भी उनके मन में ये चीज होगी कि हमारा वतन तो भाई दिल्ली ही है, हमारा वतन तो लखनऊ ही है। देखिए, सिंपल सी बात है, कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं आपको बता देता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना किया? क्योंकि पाकिस्तान का कानून नमक ले जाने की इजाजत नहीं देता था और नमक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, स्पेशली देश की सीमा के उस पार ले जाने पर प्रतिबंध था और सफिया के साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, इसलिए मना कर दिया। दूसरा प्रश्न क्या है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद था? सफिया के मन में सीधा सा द्वंद था कि अगर वो ले जाएगी, पकड़ी गई, तो उसे वही मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, फिर सिख बीबी से किया हुआ वादा जो है उसका पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा, वो सोच रही थी कि क्यों न फलों के बीच में सब लोग लाते ले जाते हैं, फलों की टोकरी की चेकिंग नहीं होती तो उसी में रख के ले जाऊं। तो वो निर्णय नहीं कर पा रही थी, इन दोनों चीजों में यही द्वंद था। जब सफिया अमृतसर पुल पे चढ़ रही थी, तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? इसलिए खड़े थे क्योंकि उन्हें भी अपना वतन ढाका याद आ गया था और वो भी विचार कर रहे थे कि देश की सीमाएं बदलने से वतन नहीं बदलता और किसी न किसी रूप में मातृभूमि की और शहर की वैसे ही याद आती है जैसे सफिया ने सिख बीवी के लिए नमक ले जाने की बात कही। और उनके मन में ये भी विचार चल रहा होगा कि अपने स्थान का, अपने जगह के पानी का, हर चीज का मजा ही कुछ और होता है।
लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। ये किस सामाजिक यथार्थ, सामाजिक हकीकत की और समाज की हकीकत की ओर संकेत करते हैं? इसका उत्तर ये है कि ये समाज की इस हकीकत की ओर संकेत करते हैं कि चाहे विस्थापित होकर के कोई लाहौर से दिल्ली या दिल्ली से लाहौर चला जाए, देश बदल जाए, शासन बदल जाए, कानून बदल जाए, लेकिन लोगों के मन की भावनाएं अपने जन्म स्थान के प्रति, जहां वो पला बड़ा है, उसके प्रति कभी नहीं बदलती और वैसी ही रहती है, और वो अपने वतन की याद हमेशा करता है। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में कौन से द्वंद्व उठे, उसकी चारित्रिक विशेषताएं देखिए। चारित्रिक विशेषता बताएंगे। सफिया पहली वादे की पक्की थी और भावुक थी। उसने भावुकता में सिख बीबी से जो वादा किया उसको निभाना अपना कर्तव्य समझती थी, है ना। सफिया का जो हृदय पक्ष है वो प्रधान प्रधान था। सबसे बड़ी बात, वो ईमानदार थी, उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं था, इसलिए उसने अपनी ईमानदारी की वजह से प्यार का तोहफा नमक ले जाने के लिए उसने दोनों ही कस्टम ऑफिसर को अपनी पूरी सब साफ साफ गोई से बात रखी और उसके बाद उसने ले जाना उचित समझा। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बढ़ नहीं जाती है। ये पहले भी वे पाठ के साथ ही हम समझा चुके हैं, फिर भी बता देते हैं कि मानचित्र पर यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे देश और प्रदेश के बीच में और दो देशों के बीच में आप भौगोलिक सीमाएं तय कर दे कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, कश्मीर है, लेकिन उससे जनता बढ़ती नहीं है। जो जहां से विस्थापित हुआ है वो उसकी याद जरूर करता है। आप जनता के हृदय के प्रेम को, उसकी भावनाओं को भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांध सकते और न ही उसे राजनीति की सीमाओं में बांध सकते हैं। नमक कहानी में भारत और पाक की जनता के आरोपित भेदभाव की मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे? स्पष्ट है कि पाकिस्तान में जो लोग सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली से विस्थापित हुए हैं तो उनके मन में दिल्ली के प्रति प्यार है, और भारत में रहने वाले लाहौर से विस्थापित हुए तो उनके मन में लाहौर के प्रति प्यार है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो देश, समाज, कानून और भौगोलिक सीमाओं की भावनाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे की मोहब्बत का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, और इसीलिए कस्टम ऑफिसर ने नमक ले जाने दिया। दोस्तों, इस तरह से बहुत ही इमोशनल, संवेदनशील ये कहानी है। इसके सारे प्रश्नों के उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैं समझा चुका हूँ। पढ़ाते समय हमने व्याख्या समझाई है, और जहां जहां आपको बताया है आप निश्चित रूप से उन गद्यांशों पर विचार करें। और आपको इसके अलावा अतिरिक्त नोट्स चाहिए, महत्वपूर्ण गद्यांशों के प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से चाहिए, तो आप निश्चित रूप से हमारे डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पेज पर देखिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और हमें हमें हमसे संपर्क करें। आपको निश्चित रूप से सारी चीजें निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। नमस्ते, धन्यवाद।